गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन और प्रैक्टिकल सेशन है फ्रेंड्स। ये आप सभी को पता है कि कल का जो एक सेशन हम लोगों ने किया था, इसमें टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी एक चार्ट को कैसे डिटेल स्टडी किया जाता है सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के आधार पर। ये एक पर्टिकुलर सेशन हम लोगों ने चलाया था जिसमें 7 अलग अलग स्टेप्स दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन को देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ है कि इसी के कमेंट बॉक्स में और कुछ पर्सनल कमेंट्स में हमारे पास में आया कि किसी भी एक स्टॉक को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताइए। तो हमने पूछा कि भाई कौन सा स्टॉक बताएं, तो ज़्यादातर लोगों ने कोफोर्ज के बारे में कहा। इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस भी आई हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इस समय। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भाई ऐसा करिए कि कोफोर्ज के बारे में एक पूरा डिटेल स्टडी करके कि चार्ट्स के आधार पर कैसे स्टडी किया जाता है 7 पॉइंट्स के आधार पर, एक बार इसको बता दीजिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग यही करेंगे। सेशन जब कंप्लीट होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि एक प्रॉपर लेआउट होने से किसी भी स्टॉक को जब आप टेक्निकली सीखना शुरू करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। अगर आपके पास में एक लेआउट है और आप लेआउट के आधार पर अगर चार्ट को स्टडी करते हैं तो कितना आसान होता है किसी भी एक चार्ट को स्टडी करना। और एक बार जब आप इस लेआउट के आधार पर चार्ट को स्टडी कर लेते हैं तो ये समझिएगा कि वो चार्ट आपके पास में कम से कम 1 से 2 महीने के लिए स्टेबल हो जाता है। उसके आधार पे आप जो भी उस पर प्रिडिक्शन करेंगे, चार्ट्स के आधार पे आप जो भी निर्णय निकालेंगे, वो आपका कम से कम 1 से 2 महीने तक वैलिड रहता है, जब तक चार्ट में कोई बहुत मेजर बदलाव ना आए। ठीक है, सो आज के इस सेशन में हम लोग कोफोर्ज के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, 7 पॉइंट्स जो हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे इसमें, उसमें चार्ट होगा, चार्ट में अलग अलग तरह की कैंडल्स होंगी, देन स्टेज की स्टॉक कौन से स्टेज में है, वॉल्यूम एनालिसिस होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस देखेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे और स्टॉक के बारे में अगर कोई न्यूज़ मार्केट में इस समय चल रही है तो वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एट लास्ट फिर डिसीजन देखेंगे कि क्या निर्णय इस चार्ट्स के आधार पर हमारा निकलता है। और सेशन जब कंप्लीट हो तो अगर इसके बाद आप चाहते हैं कि किसी एक स्टॉक के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करके सेम ऐसा ही डाल दें, तो आप जो वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप अपने स्टॉक का नाम डाल सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं कोफोर्ज से। तो सबसे पहले जब भी कभी भी आप चार्ट्स का लेआउट करते हैं तो उस समय आपको कैंडलस्टिक लगानी है और कैंडलस्टिक जो है वो डेली की कैंडलस्टिक होगी। ठीक है, और आज के इस केस में हम लोग जो इंडिकेटर है वो एक दूसरा इंडिकेटर चूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओवरऑल जो चार्ट का पैटर्न है वो अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जोन था बहुत अच्छा, जिसके बाद एक रेसिस्टेंस था तकरीबन 6000 के आसपास। अब आप कहेंगे कि ये 6070 है, नहीं, ये 6000 ही है, बिकॉज जब आप बड़ा पैटर्न देखते हैं तो उसमें एग्जैक्ट जो पॉइंट्स होते हैं वो नहीं देखे जाते हैं, बल्कि एक जोन देखा जाता है। ठीक है, तो 6000 के आसपास का एक मेजर रेसिस्टेंस था जिसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में आया। ये है स्टेज 2। किसी भी एक चार्ट की 4 स्टेजेस होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाला सेशन देख लीजिएगा। तो ये स्टेज 2 है। तो करंटली स्टॉक जो है वो स्टेज 2 में अप ट्रेंड के ऊपर, और उसके बाद ऊपरी स्तरों पर रेसिस्टेंस मिलता है, देन स्टॉक गिरावट में आ जाता है। जो ये पर्टिकुलर जोन है दिस इज स्टेज 4। ठीक, नाउ स्टॉक स्टेज 4 के अंदर है। अब जो सबसे पहला पॉइंट था वो था चार्ट का। ठीक है, तो चार्ट को 3 हिस्सों में देखते हैं। फर्स्ट, डेली कैंडलस्टिक में गिरावट है, वीकली कैंडलस्टिक देखते हैं, वीकली में भी गिरावट है और मंथली में भी मेजर गिरावट है। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टॉक वीक है पूरी तरीके से। ठीक, ये क्लियर हो गया कि स्टॉक वीक है चार्ट्स के आधार पर। देन स्टेज, ये है स्टेज 2, कंसोलिडेशन जोन स्टेज 3, और जब मेजर गिरावट शुरू हो जाए स्टॉक के अंदर तो स्टेज 4। नाउ स्टेज 4 के अंदर अगर स्टॉक है तो ऐसे स्टॉक से, इस स्टॉक में कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में क्या किया जाता है, फ्रेश खरीदारी नहीं की जाती। कोई भी स्टॉक अगर स्टेज 4 के अंदर है तो उसमें किसी भी तरह की फ्रेश खरीदारी नहीं की जाती, बिकॉज वो वीकनेस का संकेत होती है स्टॉक के, अगर स्टॉक स्टेज 4 में है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जो ये स्टेज 4 के अंदर स्टॉक है, जब कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो अगर आप आज के डेट में देखिए तो इसके अंदर एक जंप दिख रहा है सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। क्यों? स्टेज जब एक बार तय हो गई तो इसके बाद हम लोग क्या डिसाइड करने जा रहे हैं, वॉल्यूम। हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट के बाद एक दिन की खरीदारी, और ये खरीदारी इज सपोर्टेड बाय दिस वॉल्यूम। क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? आंसर है नहीं। तो जो ये गिरावट का ट्रेंड है, इसमें आने वाली जो ये खरीदारी है, ये बेसिकली क्या होती हैं, ये होती हैं बाउंस बैक्स। ठीक है, अब एक नियम ध्यान रखिएगा, हर गिरावट में, बड़ी गिरावट में आने वाले उछाल बेचने के, बिकवाली के संकेत होते हैं या बिकवाली के मौके होते हैं। दोबारा, हर गिरावट में आने वाला उछाल बिकवाली के मौके होते हैं। अनटिल अनलेस आप बहुत लंबे टाइम के इन्वेस्टर नहीं हैं, अगर आप 5 साल 10 साल के इन्वेस्टर हैं तो इस तरीके की छोटी मोटी गिरावट से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर जब स्टॉक गिर रहा हो तो उसमें बड़ा पैसा नहीं डालना चाहिए। स्टेज 4 का स्टॉक अगर है
तो उसमें बड़ा पैसा नहीं डालना चाहिए। तो अगर आपको ये जंप देखने को मिल रहे हैं तो ये समझ जाइए कि ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे बाउंस बैक्स हैं। और इन बाउंस बैक्स में वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जो बहुत लंबे टाइम के लिए खरीदारी कर रहे हैं, वो लोग इन बाउंस बैक में थोड़ा थोड़ा खरीदारी कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है हल्के हल्के, ठीक है। वॉल्यूम हो गया। देन कम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जब स्टॉक नीचे गिर रहा है तब हम लोग ये देखेंगे, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मेजर जोन हैं जिसके नीचे अगर स्टॉक निकल जाए तो बहुत वीक हो जाएगा, तो हम लगाएंगे सपोर्ट या रेसिस्टेंस। अब स्टॉक चूंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसलिए हम लोग रेसिस्टेंस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सपोर्ट, ठीक है। हालांकि लाइन एक ही होती है, वही जब ऊपर से नीचे स्टॉक आके उसके ऊपर सपोर्ट लेता है देन इट इज कॉल्ड सपोर्ट, अगर स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है और उसी लाइन पर रेसिस्टेंस ले रहा है देन इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर जोन जहां पर कि ये लाइन, ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस की लाइन सबसे ज्यादा बार रुकी है, ठीक। और लेवल कौन सा है? लेवल है 7070 का, राउंड फिगर में अगर हम लोग कहें तो 7100, 7100। तो 7100 का वो लेवल है कि जिसके नीचे जब एक बार निकल जाएगा स्टॉक कोफोर्ज का तो वीकनेस और गहराएगी। अब अगर 7100 के नीचे निकलेगा तो अगला सपोर्ट इसके पास में कहां मिलेगा? और अगला सपोर्ट होगा 6000 का, यानी पूरा पूरा 1000 पॉइंट बाहर निकल जाएगा। जैसे इस तरीके का जब जोन हो तो क्या करना चाहिए? जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए? जब इस तरीके का अगर कभी जोन आता है जहां पर कि एक फ्रेश गिरावट हो तो या तो वो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या अगर आपके पास में स्टॉक है, उसकी बड़ी पोजीशंस हैं, तो आपको इसमें से थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी चाहिए, थोड़ा सेल करना चाहिए इसमें से, या पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। तो जैसे सपोर्ट जोन आया ये 7000 का, इसके नीचे अगर स्टॉक निकलता है, 7000 के नीचे अगर निकलता है तो ये वीकनेस का संकेत है। अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा 6000 पे। तो कितना पॉइंट का? करीब करीब 1000 पॉइंट का सीधा डाउन ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब इसके साथ में इस चार्ट पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। वो क्या है? वो है जो इंडिकेटर्स होते हैं वो, ठीक है। फंडामेंटल्स पे भी नहीं जाते हैं, अभी इंडिकेटर्स पे पहले आते हैं, ठीक है। नाउ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? 200 डेज और 50 डेज दोनों मूविंग एवरेजेस। अब ध्यान से देखिए, 50 डेज मूविंग एवरेज को कोफोर्ज ऑलरेडी बहुत पहले ही तोड़ चुका है, दैट मीन्स कि वीक हो गया था। 200 डेज मूविंग एवरेज को इसने एक बार रिसेंटली ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद ये दोबारा इसके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि एक बार जो ये बाउंस बैक दिया है, बाउंस कभी भी जब 200 डेज मूविंग एवरेज को स्टॉक ब्रेक करता है तो उसके बाद एक दो बार बाउंस बैक आता है स्टॉक के अंदर। अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ये बहुत लंबे टाइम तक के लिए जाएगा, ठीक है। वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी। कैसे? दो तरफा वीकनेस होगी, एक इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, दूसरा 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा। तो दोबारा जब ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया और इसने अगर इस सपोर्ट को यानी 7100 को ब्रेक किया तो जो वीकनेस है वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए गहराएगी। अब इन सब के साथ में एक इंपॉर्टेंट काम हम लोग और करते हैं। आपको जब स्टडी हम लोग कर रहे थे तो उसमें बताया था कि कुछ इंडिकेटर्स और भी हैं जिनका हम लोग रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इट्स कॉल्ड ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है। ये इंडिकेटर दो चीज़ें बताता है, एक रेड क्रॉसओवर ग्रीन, ये बताता है कि स्टॉक के अंदर वीकनेस है, और वाइट लाइन जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की लाइन है, जब ये लाइन अपना जो मीडियन जोन है 30 के ऊपर जाती है तो ये बताता है कि जो गिरावट है वो बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है। सो ADX इंडिकेटर जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये संकेत दे रहा है कि वीकनेस तो है, वीकनेस और ज़्यादा गहरा रही है, बहुत तेज़ी के साथ में स्टॉक नीचे जा रहा है। इन सब के साथ में अगर आप इस चार्ट पैटर्न पर एक जोन ड्रॉ करें तो आपको एक पैरेलल जोन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 पैटर्न, जहां स्टॉक एक जोन के अंदर घूम रहा है और इसी जोन में हर बार जब स्टॉक ऊपर जाता है तब उसके अंदर वीकनेस और गहराती है। स्टॉक जब अपने ऊपरी स्तरों पर होता है तब स्टॉक के अंदर वीकनेस गहराती है और उसके बाद फिर स्टॉक नीचे की तरफ आता है, ठीक है। सो इतनी चीज़ें इस चार्ट के ऊपर क्लियर इंडिकेट हो गई। अब अगर हम लोग सिर्फ इतनी एनालिसिस करके छोड़ दें तो भी ये सफिशिएंट है, पर अगर आपको अपनी स्टडी में फंडामेंटल एनालिसिस और ऐड कर दें अगर आप इस टेक्निकल एनालिसिस में, तो आपके पास में एक एज आ जाएगा, ठीक है। और वो कैसे, कहाँ से मिलेगा? कोफोर्ज का स्क्रीनर्स के ऊपर जाइए और इसका डेटा देखिए। अब जब हम लोग टेक्निकल के साथ में फंडामेंटल जोड़ते हैं तो हम पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, हम उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वैल्यूएशन को, ठीक है। क्यों? जब स्टॉक गिर रहा होता है तब अगर उसका वैल्यूएशन बहुत हाई होगा तो फिर स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो जस्टिफाई रहेगी, और जब तक वैल्यूएशन सही नहीं हो जाते तब तक स्टॉक गिरता रहेगा। कहाँ से मिल रही है इन्फॉर्मेशन? स्टॉक के पी से। 70 के करीब स्टॉक का पी आज की डेट में अभी भी अवेलेबल है। 5 ईयर्स का पी स्टॉक का 40 का है, दैट मीन्स स्टॉक अभी भी अपने 5 साल के पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। PG रेशियो 4.5 का है, जो बताता है कि स्टॉक बहुत महंगा है। प्राइस टू बुक अभी भी
8.5 पर चल रहा है, स्टॉक बहुत महंगा है, वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक महंगा है, ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टॉक की टॉप लाइन अच्छी है, तकरीबन 20 से 25% का ग्रोथ है टॉप लाइन के अंदर, मार्जिन्स 15 से 20% के स्टैटिक मार्जिन है, और बॉटम लाइन के अंदर भी स्टॉक में ग्रोथ है जो कि यहाँ देखने को मिलेगी। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15%। तो दैट मीन्स कि फंडामेंटल्स स्टॉक के अच्छे हैं, तो फंडामेंटल वाइज स्टॉक कचरा नहीं है, ठीक है। इन सब के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, और वो है कि जब कभी भी आप चार्ट्स स्टडी कर रहे हो, किसी भी स्टॉक का चार्ट स्टडी कर रहे हो, तो उसकी न्यूज़ ज़रूर देखिए कि क्या उसके बारे में कोई न्यूज़ मार्केट में इस समय चल रही है। बिकॉज टेक्निकल्स में न्यूज़ बहुत मैटर करती है। अगर स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ चल रही है तो आपको फिर इमीडिएटली स्टॉक के अंदर जो रिटर्न है या फिर जो स्टॉक का मूवमेंट है वो उस न्यूज़ से अफेक्टेड मिलेगा। अब कोफोर्ज के अंदर एक न्यूज़ चल रही है, कौन सी? ये 2 अलग अलग कंपनियों को एक्वायर करने की तैयारी कर रहे हैं कोफोर्ज, ठीक है। कौन कौन सी कंपनियां? एक तो है टीएम लैब्स और दूसरी है रिथमोस। क्या करती हैं ये कंपनियां? इनमें से एक कंपनी डेटा सेंटर के अंदर है और दूसरी कंपनी जो है वो एविएशन सेंटर के अंदर है, मतलब एविएशन सेक्टर के अंदर है। कोफोर्ज जब इनको एक्वायर कर रहा है, इन कंपनियों को एक्वायर कर रहा है, तो इससे जो कोफोर्ज की अपनी क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है, ठीक है। इससे कोफोर्ज के एबिटा मार्जिन्स बढ़ेंगे, जाहिर है कि कोफोर्ज का प्रॉफिट बढ़ेगा इनको एक्वायर करने से। इस सब के साथ में एक चीज़ और हो रही है, कोफोर्ज अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रहा है 1:5 के आधार पर। तो अभी जो स्टॉक का एक रेट तकरीबन 7,000 के आसपास है, ये आपको आने वाले टाइम में 1200-1500 के आसपास मिलेगा। नाउ स्टॉक स्प्लिट से फ़ायदा क्या होता है? आमतौर पर जब स्टॉक का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्टॉक 5,000 10,000 का है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे स्टॉक को परचेज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी साइकोलॉजिकली वो जानते हैं, मानते हैं कि 200-300 का स्टॉक होगा तो बढ़िया होता है और 1,000-1,200 का स्टॉक होगा तो महंगा होता है। तो रिटेल निवेशकों की, रिटेल ट्रेडर्स की पकड़ में स्टॉक आ जाए, इसके लिए कई बार स्टॉक स्प्लिट का कंपनीज डिसीजन लेती हैं। वो कोफोर्ज के सेंस में भी डिसीजन आ रहा है, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा कि जब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो रिटेलर्स ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बिकॉज अभी एक आदमी के लिए 8,000 का एक स्टॉक खरीदना और 1,000 का स्टॉक खरीदना, उसमें फ़र्क आता है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशंस और हैं। अब क्या ये इन्फॉर्मेशन स्टॉक के चार्ट पर असर डाल पाएंगी? आंसर है नहीं। क्यों? चार्ट वीक है अभी, आईटी सेक्टर के अंदर भी समस्याएं हैं और ओवरऑल मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, और इसीलिए रिसेंटली अभी कोफोर्ज के अंदर किसी तरह का कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलेगा। जब तक स्टॉक स्टेज 4 के अंदर हो तब तक बहुत एग्रेसिव कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरऑल मार्केट स्टेबल हो उसके बाद ही हाथ लगाइए, ओके। सो ये था कोफोर्ज के बारे में डिस्कशन। अप्रॉक्सीमेट 12 मिनट लगे हैं, वो इस वजह से बिकॉज आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी हमको, और वी होप कि जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक कंपनी को एनालाइज करेंगे, चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं, इस समय इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए हमको कि जो हम लोगों ने आपके साथ में ये नॉलेज शेयर करा है, इससे आप डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं कि आपको करना क्या है। और इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल इसी प्रैक्टिस को बार बार दोहराते रहना है। प्लस अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम लोग उसमें डिटेल एक वीडियो बना दें, तो कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उस स्टॉक का नाम दे दीजिए। जिस स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरीज होंगी उस स्टॉक को हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेंगे। वी होप कि जो हमने ये नॉलेज आपके साथ में शेयर किया है पसंद आएगा। बेसिकली टेक्निकल्स के आधार पर किसी एक कंपनी को एनालाइज करने में इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। इससे ज़्यादा अगर आप मेहनत कर रहे हैं आप 20 तरह के इंडिकेटर्स अगर लगा रहे हैं, तो फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो वेस्ट जाएगी। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि जो हमने आपके साथ में अभी किया, जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया, इसको कैसे करना है, तो ये एक सीरीज़ है हमारी फंडामेंटल एनालिसिस वाली, इसको देख लीजिएगा। और इसके साथ एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, ब्लू कलर का जो आपको ये मिलेगा देखने को, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। प्लस येलो कलर से जो भी आपको थंबनेल्स मिलेंगे, इसमें हम लोग पर्टिकुलर वो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिस स्टॉक के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ओके। सो ये था सेशन। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल हमारा, तो ज्वाइन का बटन यूज़ करके कर सकते हैं। प्लस लाइव सेशंस हम लोगों के वीक में 2 दिन होते हैं, एक मंडे को और एक थर्सडे को, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए। आगे आने वाला समय धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे स्टेबल होता जाएगा, हम लोग नए पोर्टफोलियोज़ की तरफ जाएंगे। जिस क्वेरी अगर आपकी कोई भी है, कोई एक स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो वो क्वेरीज अपनी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग नया वीडियो उसके ऊपर बना देंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।